नमस्कार दोस्तों, मैं संजय गजराज एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ फिजिक्स के पाठ नंबर 4 को आपके सामने लेकर के। थोड़ा सा अंतराल हो गया, बट अब हम इस लर्न विद रौनक ग्रुप यूट्यूब चैनल जो अपने खुद के विद्यालय परिवार का है, इसको निरंतर जारी रखेंगे। तो आज से एक बार फिर हम इस कड़ी को शुरुआत करते हैं और आज हम पाठ नंबर 4 शुरू करते हैं। जो जब तक है, जैसा कि आपको याद है, पिछले भाग में हमने पाठ नंबर 3 को कंप्लीट कर लिया था, जिसका नाम था विद्युत विभव। आज हम शुरू करेंगे पाठ नंबर 4। पाठ का नाम है विद्युत धारिता। पाठ का नाम क्या है? विद्युत धारिता। यह है हमारा पाठ नंबर 4, विद्युत धारिता। इस चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना जरूर याद रखिएगा, ताकि इस चैनल से आने वाले हर वीडियो की आपको लेटेस्ट अपडेट तुरंत मिल जाए, ताकि आप इस जो एक बहुत बड़ी वैश्विक समस्या हमारे सामने खड़ी है, कोरोना महामारी कोविड-19, उन सब का सामना करने के लिए हमें घरों में ही रहना होगा। विद्यालय चलाने की अनुमति हमें अभी तक नहीं प्राप्त हो पाई है, तो इसीलिए हम अभी भी ऑनलाइन स्टडी पर ही फोकस कर रहे हैं। तो चैनल से जुड़े रहिए, घर बैठे पढ़ते रहिए। फिजिक्स का सिलेबस हम यहाँ ऑनलाइन कर रहे हैं। तो आज शुरू करते हैं पाठ नंबर 4, और पाठ नंबर 4 का नाम है विद्युत धारिता। पहले जैसे हमने 3 पार्ट कंटिन्यू किए थे, अब कंटिन्यू वैसे ही चलेगा। कुछ समस्याओं के कारण हम थोड़े दिनों का अंतराल हो गया था, बट अब हम फिर जुड़ गए हैं और अब इसको हम कंटिन्यू आगे बढ़ेंगे। 3 पार्ट वहां पढ़े थे, अब चौथा पार्ट है विद्युत धारिता। तो इसमें सबसे पहले हम नोट कीजिएगा पहली हेडिंग है, जिसका नाम है चालक। बहुत ही आसान है। आज हम बिल्कुल बेसिक में बहुत ही आसान लेवल से स्टार्ट करेंगे। काफी दिनों का अंतराल होने का एकदम से हम लोड नहीं ले पाएंगे, तो बिल्कुल बेसिक जो इस पार्ट का शुरुआत है वही शुरू करते हैं। सबसे पहली हेडिंग है, लिखिएगा चालक। बड़े ही आसान है, हम सब जानते हैं चालक वस्तु किन्हें कहते हैं, कि वे वस्तुएं, वे पदार्थ जिनमें विद्युत का प्रवाह आसानी से हो सकता है, क्या कहलाते हैं? चालक पदार्थ कहलाते हैं। बिल्कुल बहुत ही आसान है कि वे पदार्थ जिनमें विद्युत का प्रवाह, विद्युत का चालन आसानी से हो सकता है, क्या कहलाते हैं? चालक पदार्थ कहलाते हैं। उदाहरण के लिए लोहा है, चांदी है, तांबा है आदि। तो चालक की परिभाषा क्या लिखेंगे? वे पदार्थ जिनमें विद्युत का प्रवाह आसानी से हो सकता है, चालक पदार्थ, चालक वस्तुएं कहलाती हैं। उदाहरण लोहा, चांदी, तांबा आदि। नंबर 2 लिखिएगा कुचालक। बिल्कुल इसका नाम हमें बहुत बार हमने इसको पढ़ा है, कुचालक। तो क्या होती है इसकी परिभाषा? कि वे पदार्थ जिनमें विद्युत का प्रवाह नहीं होता है, क्या कहलाते हैं? कुचालक पदार्थ कहलाते हैं। वे पदार्थ जिनमें विद्युत का प्रवाह नहीं होता है, क्या कहलाते हैं? कुचालक पदार्थ कहलाते हैं। तो ये दो बड़ी ही आसान सी परिभाषाएं थी, बिल्कुल काफी लंबे समय बाद है, तो एक बिल्कुल सीधी ना सीधी, बिल्कुल लो लेवल से एक बार फिर हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं। एकदम से हम पहले बड़ा लोड नहीं डाल रहे हैं, बिल्कुल बहुत धीरे धीरे एक बार फिर हम उसी शिखर पर पहुंचेंगे जहां पर हमने पहले इसको समाप्त किया था। आगे नोट कीजिएगा तीसरी हेडिंग है, जिसका नाम है परावैद्युत पदार्थ। परावैद्युत पदार्थ। सुनिएगा, परावैद्युत पदार्थ क्या होते हैं? वे पदार्थ जिनसे विद्युत का प्रवाह नहीं होता है, वे पदार्थ जिनसे विद्युत का प्रवाह नहीं होता है, लेकिन बाह्य विद्युत क्षेत्र में विद्युत प्रभाव प्रदर्शित करते हैं, वे परावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं। तो बड़े ही 2 भागों में इसकी परिभाषा हम लिखेंगे। परावैद्युत पदार्थ, शुरुआती परिभाषा तो वही है जो कुचालक पदार्थों की होती है, कि वे पदार्थ जिनमें विद्युत का प्रवाह नहीं होता है, लेकिन इनके अलग कुचालक, तो कुचालकों की सेम बात हो गई कि कुचालकों में विद्युत का प्रवाह नहीं होता है, और परावैद्युत पदार्थों में भी विद्युत का प्रवाह नहीं होता है। लेकिन जो परावैद्युत पदार्थ हैं, उनको जब हम बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखते हैं,
तो ये वहां पर विद्युत प्रभाव प्रदर्शित करते हैं, इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो होते हैं वो ये प्रदर्शित करते हैं। तो इसका मतलब वो पदार्थ कौन से कहलाते हैं, परावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं। तो इसके दो बातें हो गई, परावैद्युत पदार्थ की दोनों ही बातें लिखनी होगी। पहली बात तो ये कि इनमें विद्युत का प्रवाह है नहीं होता है, और जो दूसरी बात ये है वो ये है इसमें कि इनको जब बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखेंगे तो इनके अंदर विद्युत का प्रभाव उत्पन्न हो जाता है, वो कहलाते हैं परावैद्युत पदार्थ। परावैद्युत पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, नोट कीजिएगा, परावैद्युत पदार्थ दो प्रकार के होते हैं। परावैद्युत पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। नाम मैं यहां पर लिख रहा हूं। नंबर 1 ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ, नंबर 1 है ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ है, और नंबर 2 है अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ। अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ, ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ और अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ। तो परावैद्युत पदार्थ की परिभाषा हमने नोट कर ली। अब परावैद्युत पदार्थ कितने प्रकार का, दो प्रकार का है, एक ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ और एक अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ। अब पहला लिखिएगा ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ, पहली हेडिंग लिखिएगा ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ। हम इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, इसको सीखेंगे कि ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ क्या होते हैं। लिखिएगा वे परावैद्युत पदार्थ जिनमें धनावेश एवं ऋणावेश का केंद्र संपाती नहीं होता है, जिनमें धनावेश और ऋणावेश का केंद्र संपाती नहीं होता है, क्या कहलाता है, ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ कहलाता है। ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ कहलाता है। इन परावैद्युत पदार्थों में स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण पाया जाता है, स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण पाया जाता है, स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण पाया जाता है। और इनके उदाहरण लिखिएगा, H2O, HCl आदि, H2O, HCl आदि। परिभाषा एक बार फिर नोट कीजिएगा, फिर हम इसको समझते हैं कि इसमें कहना क्या चाहता है। तो लिखिएगा ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ में वे परावैद्युत पदार्थ जिनमें धनावेश और ऋणावेश का केंद्र संपाती नहीं होते हैं, धनावेश और ऋणावेश के केंद्र संपाती नहीं होते हैं, क्या कहलाते हैं, ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं। इन पदार्थों में स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण पाया जाता है, स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण पाया जाता है। उदाहरण है H2O और HCl। आइए बात करते हैं कि धनावेश और ऋणावेश के अंदर संपाती क्या है और क्या नहीं है। संपाती होते हैं तो क्या होता है, संपाती नहीं होते हैं तो क्या होता है। देखिए ये मान लीजिए मेरा धनावेश है, कोई धनावेश चार्ज है और ये मेरा ऋणावेश चार्ज है। यदि ये दोनों के मध्य कुछ दूरी है, ये धनावेश का केंद्र और ये ऋणावेश का केंद्र, यदि इन दोनों के बीच में कुछ दूरी है तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि ये संपाती नहीं है। संपाती का मतलब होता है ओवरलैप, एक के ऊपर दूसरा। यदि ये धनावेश का केंद्र धनावेश है और ये ऋणावेश, और दोनों बिल्कुल एक दूसरे के ओवरलैप कर, एक दूसरे के ऊपर है, एक दूसरे को ढक रखा है, तो इनका केंद्र क्या है, संपाती है। एक के ऊपर ही दूसरा केंद्र है, तो इनके मध्य ये क्या है, ध्रुवीय पदार्थ नहीं है। तो संपाती मतलब दोनों के बीच में कुछ न कुछ दूरी होनी चाहिए, और कुछ दूरी होगी तो हम जानते हैं क्या होगा, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण भी होगा। क्योंकि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हमने पढ़ा था, P = क्या होता है, आवेश इंटू दोनों के मध्य की दूरी। यदि दूरी है और आवेश तो पहले से ही है तो क्या होगा, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण भी होगा। तो इसका मतलब ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थों में क्या होता है, द्विध्रुव आघूर्ण होता है। अगला लिखिएगा अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ। अगला लिखिएगा अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ। अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ बिल्कुल ध्रुवीय का विपरीत होता है। ध्रुवीय में क्या लिखा था हमने कि वे पदार्थ जिनमें धनावेश और ऋणावेश के अंदर संपाती नहीं होते हैं। तो यहां लिखिएगा वे परावैद्युत पदार्थ जिनमें धनावेश और ऋणावेश के केंद्र एक दूसरे के संपाती होते हैं। तो वहां ध्रुवीय में संपाती नहीं होते थे, अध्रुवीय में क्या होते हैं, संपाती होते हैं। क्या कहलाता है, अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ
कहलाता है, अध्रुवीय पराविद्युत पदार्थ कहलाता है। तो क्या होगी परिभाषा कि वे पराविद्युत पदार्थ जिनमें धनावेश और ऋणावेश के अंदर एक दूसरे के संपाती होता है क्या कहलाता है, अध्रुवीय पराविद्युत पदार्थ कहलाता है। अब जब संपाती हो गया मतलब एक के ऊपर जस्ट दूसरा आ गया तो दोनों के मध्य कोई दूरी नहीं होगी, और दूरी नहीं होगी इसका मतलब 2a का मान कितना हो गया 0 हो गया, 2a का मान 0 हो गया तो p कितना हो गया 0 हो गया। तो इनके लिए की बात और आ जाती है क्या कि अध्रुवीय पराविद्युत पदार्थों का विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है। अध्रुवीय पराविद्युत पदार्थों का विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कितना होता है, शून्य होता है। अध्रुवीय पराविद्युत पदार्थों का विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है, कितना होता है, शून्य होता है। इनके उदाहरण लिखिएगा, उदाहरण है H2 और CO2 आदि, H2 CO2 आदि। तो ये हो गए ध्रुवीय पराविद्युत पदार्थ और अध्रुवीय पराविद्युत पदार्थ। किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बता सकते हैं, आपकी हर समस्याओं का समाधान किया जाएगा। अगली हेडिंग लिखिएगा, परावैद्युत सामर्थ्य। 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 लिखिएगा सामर्थ्य मतलब देखिए क्या होता है, क्षमता, कैपेसिटी, कितनी क्षमता है उसमें सहन करने की। तो किसी लिखिएगा परिभाषा, किसी परावैद्युत पदार्थ पर लगाई गई, कैसे परावैद्युत पदार्थ पर लगाई गई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का वह अधिकतम मान, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का वह अधिकतम मान जिसे जिसे परावैद्युत पदार्थ बिना भंजन के सहन कर सके, बिना भंजन के सहन कर सके क्या कहलाता है, परावैद्युत सामर्थ्य कहलाता है। एक बार फिर सुनिएगा परिभाषा, परावैद्युत पदार्थ पर लगाई गई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का वह अधिकतम मान जिसे परावैद्युत पदार्थ बिना भंजन के सहन कर सके। आइए बात करते हैं, समझते हैं कि ये है क्या। मान लीजिए मेरा ये एक परावैद्युत पदार्थ है, ये क्या है, मेरा एक परावैद्युत पदार्थ है। थोड़ी देर पहले परिभाषा पढ़ी थी परावैद्युत पदार्थ की कि विद्युत का चालन तो नहीं करता लेकिन विद्युत के गुण धर्म प्रदर्शित करता है, विद्युत प्रभाव प्रदर्शित करता है। हम जानते हैं परावैद्युत पदार्थ है तो इसके अंदर एक तो धनावेश होगा और एक ऋणावेश होगा। सीधी सी बात है, कोई भी पदार्थ उसके अंदर धनावेश भी होता है और ऋणावेश भी होता है। अब इस परावैद्युत पदार्थ पर मैंने क्या किया, बाह्य विद्युत क्षेत्र लगाया, कैपिटल E लगाया, जो कि हमने पहले दूसरे पार्ट में पढ़ा था, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और हमने इस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में पढ़ा था कि धनावेश पर बल विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगता है और ऋणावेश पर बल विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में लगता है। धनावेश पर विद्युत क्षेत्र के कारण बल विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगता है और ऋणावेश पर बल विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में लगता है। तो ये जो इसके पॉजिटिव चार्ज हैं इन पर बल इधर लगेगा तो ये इधर की ओर जाने की कोशिश करेंगे, और ये जो नेगेटिव चार्ज है ये इधर की ओर जाने की कोशिश करेंगे। नेगेटिव इधर जाने की कोशिश करेंगे और पॉजिटिव इधर जाने की कोशिश करेंगे। नेगेटिव इधर जाएंगे, पॉजिटिव इधर जाएंगे। अब क्या होगा, यदि मैं इस बाह्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का मान बढ़ाता हूं तो लगने वाले बल का मान भी बढ़ेगा, क्योंकि हम जानते हैं लगने वाला बल F = क्या होता है, QE। यदि E बढ़ेगा तो F भी बढ़ेगा, यदि E बढ़ेगा तो F भी बढ़ेगा। अब बल बढ़ेगा तो धनावेश और इधर जाने की कोशिश करेगा, ऋणावेश और इधर जाने की कोशिश करेंगे, और मैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान बढ़ाता जाऊं तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि ये जो धनावेश और ऋणावेश जो है ये क्या कर देंगे, बंध को तोड़ देंगे और धनावेश पूरी तरह फ्री होकर इधर चला जाएगा और ऋणावेश पूरी तरह फ्री होकर इधर चला जाएगा। और जो ये बंधों की टूटने की घटना है यही क्या कहलाती है, भंजन कहलाती है। यही क्या कहलाती है, भंजन कहलाती है। तो मुझे विद्युत क्षेत्र इतना लगाना है कि ये बंध टूटे नहीं,
बस अधिकतम कितना सहन कर सकते हैं जिससे कि ये जुड़े रहे। यदि उससे मैं थोड़ा सा भी ज्यादा विद्युत क्षेत्र का मान बढ़ा दूं तो धनावेश अपने रास्ते, ऋणावेश अपने रास्ते। तो ये जो अधिकतम मान है जिस पर धनावेश और ऋणावेश बंध से जुड़े हुए हैं, उसे जस्ट थोड़ा सा 1.1% भी बढ़ा दो तो दोनों क्या हो जाए, अलग हो जाए। वो नहीं होने देना है। अधिकतम जितना ये सहन कर सकते हैं जुड़े जुड़े, वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अधिकतम मान क्या कहलाता है, पराविद्युत सामर्थ्य कहलाता है। तो यही है पराविद्युत सामर्थ्य की परिभाषा कि पराविद्युत पदार्थ पर लगाए गए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का वह अधिकतम मान जिस तो क्या हो गई पराविद्युत सामर्थ्य की परिभाषा कि पराविद्युत पदार्थ पर लगाए गए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का वह अधिकतम मान जिसे पराविद्युत पदार्थ जो है बिना भंजित हुए अधिकतम सहन कर सकता हो। उससे थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया तो पदार्थ क्या हो जाए, भंजित हो जाए, टुकड़ों में टूट जाए, उसके बंध टूट जाए, धनावेश अलग ऋणावेश अलग। तो वो जो अधिकतम मान जिस पर वो भंजित नहीं हो वो क्या कहलाता है, पराविद्युत सामर्थ्य कहलाता है। लिखिएगा अगली परिभाषा, नाम है चालक की धारिता। लिखिएगा अगली परिभाषा, नाम है चालक की धारिता। क्या नाम है, चालक की धारिता। क्या नाम है, चालक की धारिता। लिखिएगा परिभाषा, किसी चालक के आवेश ग्रहण करने की क्षमता उसकी धारिता कहलाती है। किसी चालक के आवेश ग्रहण करने की क्षमता उसकी धारिता कहलाती है। देखिए ये मेरे पास एक पानी की बाल्टी है, इसमें मैंने क्या डाल दिया, पानी डाल दिया। तो इसमें पानी डालने की क्या कोई लिमिट है या कितना ही पानी डाल दो? आई थिंक लिमिट है। 5 लीटर की बाल्टी है, 10 की है, 15 की है, 20 की है। तो वो अधिकतम ये पानी जितना ग्रहण कर सकती है वो इस पानी की बाल्टी क्या कहलाती है, धारिता कहलाती है। उसी प्रकार से प्रत्येक चालक पदार्थ आवेश ग्रहण तो करता है लेकिन उसकी भी एक क्या होती है, लिमिट होती है कि वो अधिकतम उतना ही आवेश ग्रहण कर सकता है। उससे ज्यादा यदि आवेश ग्रहण करेंगे तो वो उसमें उसको अपने अंदर समाहित नहीं कर पाएगा। तो जो अधिकतम आवेश ग्रहण करने की क्षमता है वो उसकी क्या कहलाती है, धारिता कहलाती है। ज्यादा आवेश ग्रहण करेगा तो उसकी धारिता ज्यादा होगी, और कोई यदि पदार्थ कम आवेश ग्रहण कर सकता होगा तो उसकी धारिता क्या होगी, कम होगी। तो इसी प्रकार परिभाषा है, सिंपल सी परिभाषा है धारिता की, किसी चालक द्वारा आवेश ग्रहण करने की क्षमता, कोई कितना आवेश अपने अंदर समा सकता है, ग्रहण कर सकता है, वही उसकी क्या कहलाती है, धारिता कहलाती है। और ये परिभाषा इंपॉर्टेंट परिभाषा, कभी कभी पूछ लेते हैं बोर्ड परीक्षा में। आगे लिखिएगा, किसी चालक को दिया गया आवेश, किसी चालक को दिया गया आवेश चालक के विभव के समानुपाती होता है। मतलब ये हुआ कि किसी पदार्थ को मैं कितना आवेश दे सकता हूं वो निर्भर करता है उस पदार्थ के विभव पर कि उसका विभव कितना है। विभव ज्यादा है तो वो आवेश भी ज्यादा ग्रहण करेगा, और यदि पदार्थ का विभव कम है तो आवेश भी कम ग्रहण करेगा। तो लाइन नोट कीजिएगा, किसी पदार्थ को क्या, किसी चालक वस्तु को दिया गया आवेश उस चालक के विभव के समानुपाती होता है। चालक का विभव जितना ज्यादा वो आवेश भी उतना ही ज्यादा ग्रहण करेगा। तो सीधी सी बात लिखी गई कि दिया गया आवेश Q समानुपाती होता है उस चालक के विभव V के। तो Q समानुपाती V, इस चालक को दिया गया आवेश उसके विभव के समानुपाती होता है, Q समानुपाती V। तो यदि यहां से मैं समानुपाती के चिन्ह को हटाऊं तो Q इज इक्वल टू CV, Q इज इक्वल टू CV, Q इज इक्वल टू CV। तो क्या हो गया, समानुपाती के चिन्ह को हटाया और एक नियतांक आ गया। ये जो नियतांक है C, इसी को कहते हैं चालक की धारिता, और इसी को क्या कहते हैं, चालक की धारिता। तो ये लिखिएगा, यहाँ C एक नियतांक है, यहाँ C एक नियतांक है जिसे चालक की धारिता कहते हैं। यहाँ C एक नियतांक है जिसे चालक की धारिता कहते हैं। यहाँ C एक नियतांक है जिसे चालक की धारिता कहते हैं। तो यहाँ से C का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C इज इक्वल टू Q अपॉन V। मतलब यदि चालक की धारिता की परिभाषा पूछे तो वैसे तो सीधी सीधी हमारे पास परिभाषा हमने पढ़ ली है कि चालक द्वारा आवेश ग्रहण करने की क्षमता क्या कहलाती है,
धारिता कहलाती है। और यदि हमसे कोई धारिता का मात्रक पूछ ले कि धारिता का मात्रक बताइए क्या होता है, तो धारिता का जो मात्रक है Q/V होता है। Q आवेश है और आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। अपॉन V, V मतलब क्या है, विभव। विभव कैसे नापते हैं, वोल्ट से नापते हैं। तो धारिता का मात्रक क्या हो गया, कूलाम प्रति वोल्ट है। और इसको दूसरे शॉर्ट फॉर्म में एक छोटा नाम दे देते हैं, अलग नाम देते हैं फैराडे F, जिसे कैपिटल F से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल F से। तो धारिता का मात्रक है कूलाम प्रति वोल्ट या फिर फैराड होता है, और फैराड को कैपिटल F से प्रदर्शित किया जाता है। किससे प्रदर्शित किया जाता है, कैपिटल F से प्रदर्शित किया जाता है। किससे प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल F से प्रदर्शित करते हैं। लिखिएगा अगली हेडिंग, लिखिएगा अगली हेडिंग है धारिता की निर्भरता, कि किसी चालक की धारिता किस किस पर निर्भर करती है। धारिता की निर्भरता, धारिता की निर्भरता, धारिता की निर्भरता, ये धारिता किस किस पर निर्भर करती है, धारिता की निर्भरता। तो लिखिएगा किसी चालक की धारिता निम्नलिखित 3 कारकों पर निर्भर करती है। किसी चालक की धारिता निम्नलिखित 3 कारकों पर निर्भर करती है। निम्नलिखित 3 कारकों पर निर्भर करती है। नंबर 1, चालक के आकार एवं आकृति पर। चालक के आकार एवं आकृति पर। नंबर 2, चालक के निकट किसी अन्य चालक की उपस्थिति पर। किसी अन्य चालक की उपस्थिति पर। और नंबर 3, चालक के चारों ओर के माध्यम पर। चालक के चारों ओर के माध्यम पर। इन 3 चीजों पर किसी भी चालक की धारिता निर्भर करती है। पहला तो है कि चालक का आकार और आकृति कैसी है। आकार गोलाकार है, वर्गाकार है, कैसा है, उसका आकार कैसा, उसकी आकृति कैसी है।